क्या समझते हैं खुद को? आज तो नहीं छोड़ूंगी। गुस्से से कहते हुए उसने अक्षत की चाय में 2 चम्मच नमक भरकर मिला दिया था। कहने को इस घर में बहुत से बड़े लोग थे, पर हर फैसले में अक्षत मल्होत्रा ही चलता था। वो अपने कॉलेज टूर के साथ पहाड़ी इलाकों की सैर पर जा रही थी। जब अक्षत के हुक्म पर उसका जाना रद्द हो गया था, उसने नमक वाली चाय नौकरानी को दी थी और उम्मीद के ठीक अनुसार ही कुछ ही देर बाद अक्षत का चिल्लाना सुनकर वो अपने कमरे में लेटी हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। तभी किसी की नजरों की तपिश महसूस कर वो होश में लौटी तो दिल उछलकर हलक में आया था। अक्षत उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा गुस्से से उसे घूर रहा था। कौन सा चुटकुला सुन लिया तुमने जो तुम्हारी हंसी बंद नहीं हो रही? वो अच्छी तरह जानता था कि नमक वाली हरकत यकीनन इसी की है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि जो नौकरानी चाय लेकर आई थी वो भी कुछ बताने को राजी नहीं थी। तभी वो कड़े शब्दों में उससे पूछ रहा था, मैं तो चुटकुला सुनकर हंस रही थी, आप क्या समझे? अनन्या बड़ी मासूमियत से बोली, अच्छा मुझे भी सुनना है। वो जाकर सोफे पर आराम से टांग पर टांग रखकर उसे चुटकुला सुनाने के लिए कहने लगा, जबकि अनन्या अपने दिमाग के तुरंत घोड़े दौड़ाने लगी थी। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? मुलाजिम, सबूत नहीं है मेरे पास जज साहब, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अपनी ससुराल जा रहा था अपनी बीवी को लेने। जज, केस खत्म, रिहा करो और वाइज्जत बरी करो इस मासूम को। चुटकुले के अंत पर वो एक बार फिर से हंस हंस कर लोटपोट हुई थी, जबकि हंसी की हल्की सी झलक सामने बैठे अक्षत के होठों पर भी आई थी, लेकिन वो एक ही पल में अपनी हंसी दबा गया था। मेरी चाय में नमक मिलाने वाली हरकत तुम्हारी थी। एक झटके से अपनी जगह से उठकर वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो अनन्या जल्दी से संभल गई। मैं भला आपकी चाय में नमक क्यों मिलाऊंगी? उसने अपनी शहद जैसे रंग वाली आंखें झपकाई तो अक्षत ने अपनी काली आंखें सिकोड़ ली। मैंने तुम्हें तुम्हारे टूर पर जाने नहीं दिया, इसलिए तुमने ये करतूत की है, क्योंकि जिस वक्त नौकरानी मेरे लिए चाय बना रही थी तुम भी वहीं किचन में मौजूद थी। उसकी शक भरी बातों पर अनन्या के चेहरे पर घबराहट के मारे पसीना उभर आया था। तुम शायद मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो, लेकिन मैंने भला किया है तुम्हारा। उसके गुस्से भरे लहजे पर अनन्या ने अपना मुंह लटका लिया था। शायद तुमने न्यूज़ नहीं देखी है। अगर तुम न्यूज़ देख लेती तो मुझे थैंक्स कहती, बल्कि मेरी चाय में यूं नमक मिलाकर अपना बदला ना लेती। उसे शर्मिंदा करते हुए अक्षत पलट गया था तो वो मुंह बिसोरते हुए बिस्तर तक देर तक पड़ी रही थी और फिर तेजी से मोबाइल की स्क्रीन ओपन करके न्यूज़ सर्च करने लगी। जैसे जैसे न्यूज़ देखती गई उसके मन ही मन में अक्षत का धन्यवाद करने लगी थी कि वो अपने घर की चारदीवारी में सुरक्षित है। उसने उन मासूम लोगों के लिए भी भगवान से प्रार्थना की जो लापता थे और जो इस दुनिया से जा चुके थे। आज अक्षत की होने वाली सास और अक्षत की मंगेतर ईशा मल्होत्रा हाउस में आने वाले थे, जिसके कारण अक्षत की मां दोपहर से ही किचन में मौजूद थी, जबकि अनन्या कॉलेज से आकर फ्रेश होते ही सीधा किचन में आ गई थी। यार आंटी, आप क्यों खुद को थका रही हैं? सुमित्रा है ना, वो रिया के साथ मिलकर सब कर लेगी। उसने घर की नौकरानियों के नाम लेते हुए कहा। गायत्री जी को चूल्हे के सामने खड़ा देखकर वो उनके लिए चिंता जताते हुए बोली थी, जबकि गायत्री जी मसाला भूनते हुए उस पर एक प्यार भरी नजर डालकर बोली, अरे अनन्या, तुम नहीं समझोगी। ईशा कितने समय बाद दिल्ली आ रही है। मैं खास उसके लिए खाना अपने हाथों से इसलिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि अब वो मेरी होने वाली बहू भी है। सुमित्रा के हाथ से फेंटा हुआ दही लेकर उन्होंने चिकन कौरमे में डाला था। बहू को इतना प्रोटोकॉल और मुझ पर जरा सी नजरे करम भी नहीं। उसके बनावटी गुस्से को देखकर वो झट से चूल्हे की आंच धीमा कर दी उसकी तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। मेरी जान हो तुम, मेरी ही नहीं सबकी जान हो। तुम्हारी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। वो उसके गाल थपथपाते उसे पुचकार रही थी। बस करें भाभी, आप सबके प्यार की वजह से अभी तक बच्ची बनी हुई है। मजाल है जो एक जिम्मेदारी भी इसने उठाई हो। इससे पहले कि वो और प्यार बरसाती, गायत्री जी की देवरानी नीलम जी वहां चली आई थी। अच्छा अच्छा, बस अब तुम शुरू मत हो जाना। बच्ची अभी अभी कॉलेज से लौटी है। तुम बैठो और सुमित्रा,
तुम अनन्या को खाना दो। वो एक साथ तीनों से बोलती हुई हांडी की तरफ बढ़ चुकी थी, जबकि अनन्या जान बच जाने पर भगवान का धन्यवाद करती छोटी सी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई, जो किचन में खाने वालों के लिए सेट की गई थी। ईशा कब तक पहुंच रही है? अब नीलम जी भी गायत्री जी के साथ लग चुकी थी। इस बीच सुमित्रा ने उनके सामने माइक्रोवेव से खाना गर्म करके रख दिया था। दाल चावल, अचार, सलाद और रायता। ये सादा सिंपल सा खाना उसका फेवरेट था। उसकी भूख तेजी से चमक उठी थी, लेकिन ईशा का नाम सुन सुनकर उसकी शक्ल ऐसे बन रही थी जैसे वो अपना फेवरेट खाना भी नहीं खा रही, बल्कि तोरी की सब्जी खा रही हूँ, जो उसे सख्त नापसंद थी। बिल्कुल ईसा की तरह। खाना खाकर वो अपने कमरे में चली गई। उसका कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ था। तौलिया बेड पर पड़ा था, जबकि शॉल और फोल्डर उसने कॉलेज से आकर सोफे पर फेंक रखे थे। यार, मैं तो थक गई हूँ। इन चीजों से ऐसी बोली जैसे वो सारा सामान उनकी बातें सुन रहा हो। फिर किचन में दिया गया नीलम जी का गैर जिम्मेदारी का ताना याद आया, तो एक पल के लिए उसके खून में उबाल उठा था। और ठीक 10 मिनट के बाद उसका कमरा असली हालत में था, यानी साफ सुथरा। कमरा साफ करते ही वो बेड पर लेट गई। नीलम जी उसके कपड़े प्रेस करके सुमित्रा के हाथ उसके कमरे में भिजवाने लगी, तो सुमित्रा तेजी से पलटकर उनसे टकराते टकराते बची। क्या मुसीबत आई है? नीलम जी उसके पीछे ही थी। तेजी से दूर हुई और गुस्से से बोली, भाभी, मुझे लगता है कि अनन्या मैम का कमरा शायद दूसरा है। सुमित्रा बेचारी परेशान हुई, तो वो गुस्से से आंखें दिखाते हुई कमरे में घुस गई। सुमित्रा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं भला अनन्या का कमरा नहीं पहचानूंगी? अरे नहीं नहीं भाभी, आप खुद देख लीजिए। इनका कमरा अभी इस कदर साफ सुथरा होता ही नहीं है। वो कंधे झटक कर बेड की तरफ बढ़ी थी। अनन्या, उठ जाओ। भाई, मेहमान घर आ चुके हैं और तुम अभी तक बिस्तर तोड़ रही हो। उन्होंने चादर खींचते हुए एसी की कूलिंग कम कर दी। आंटी प्लीज, मेहमान मेरे थोड़ी हैं। जिनके मेहमान हैं वही देखते रहेंगे। वैसे भी वो अक्षत खड़ूस है ना, उसकी उस नकचड़ी के साथ खूब बनेगी। एक खड़ूस, एक नकचड़ी। गुस्से से बड़बड़ाती हुई वो अपने बालों का रफ सा जोड़ा बनाकर बेड से उतर गई थी, वरना नीलम जी का एक लंबा लेक्चर सुनने को मिलता। जिस वक्त वो तैयार होकर नीचे आई, सब शाम की चाय के साथ साथ बातों का मजा भी ले रहे थे। थैंक गॉड, इस लड़की ने ढंग के कपड़े पहने हैं। वेवी पिंक कलर के कुर्ते पर वाइट पटियाला के साथ उसने वाइट ही दुपट्टा लिया हुआ था। वाल उसके पीठ पर बिखरे पड़े थे। उसने बस आंखों में काजल डाला हुआ था। बाकी उसे चेहरे पर किसी चीज की जरूरत महसूस ही नहीं हुई थी। उसे वहां आता देख गायत्री जी ने अपने पास जगह दी, जबकि नीलम जी के इशारे पर उसने ईशा से आगे बढ़कर हाथ मिलाया। और सुनाइए ईशा दीदी, कैसी हैं आप? बड़े दिनों के बाद हमें इज्जत दी है आपने। वो सम्मान के दायरे में रहते हुए भी अपने व्यवहार से संस्कार जता रही थी। ईशा की आंखों में उसे देखकर चिढ़ उतरी थी, लेकिन चेहरे से मुस्कान अलग नहीं हुई। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, किस किस की नाक में दम कर रखा है? वैसे तो उसका अंदाज दोस्ताना था, लेकिन उसमें छुपा तंज सिर्फ अनन्या को महसूस हुआ था। अब आप आ गई हैं तो यकीनन अब आपकी नाक में दम करने की बारी है। उसने भी मजाक मजाक में ईशा का दिल जला दिया था। अच्छा अच्छा, बस करो तुम, कुछ खा लो, बाकी चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। अक्षत के टोकने पर बातों का टॉपिक बदल गया। दादाजी, आजकल आप वॉक पर नहीं जा रहे? अब उसका ध्यान केक पर हाथ साफ करते हुए अपने दादाजी पर गया था, जो इस अचानक हमले पर एकदम से संभल गए। और अक्षत भाई, उन्होंने आज सुबह अपनी शुगर भी टेस्ट नहीं करवाई है। मैं लेट हो रही थी इसलिए यूनिवर्सिटी चली गई, लेकिन ये जिम्मेदारी मैंने सुमित्रा को सौंप दी थी, तो इन्होंने बेचारी को कमरे से ही निकाल दिया। वो पूरे सच के साथ उनकी शिकायत अक्षत से कर रही थी, तो वो उन्हें नाराजगी भरी नजरों से देखने लगा। दादाजी प्लीज, अपना ख्याल रखा करें। आप जानते हैं ना, आप हमारे लिए कितने कीमती हैं। उनके बड़े बेटे ने फिक्र जताई थी, तो अक्षत के चाचा जी भी बोले, पिताजी सही कह रहे हैं, आप खुद को लेकर प्लीज लापरवाही ना किया करें। सबको अपनी चिंता करते देख वो खुशी से मुस्कुराए। उनके बच्चे उन्हें इतना प्यार देते थे, ये वो अच्छे से जानते थे। और अब आप ये केक भी खा रहे हैं।
अक्षत ने उनके हाथ में केक की प्लेट देखकर गुस्से से कहा तो उनकी माँ तुरंत बोल पड़ी, अरे बेटा, केक तो शुगर फ्री है। पापा जी की वजह से हम शुगर फ्री मीठा ही मंगवाते हैं। उनकी तसल्ली दिलाने पर सब थोड़ा सुकून में हुए थे, जबकि ईशा ने अनन्या को चिड़ी हुई नजरों से देखा और खुद मजे से खाना खाने लगी। कल से आप मेरे साथ वॉक पर चलेंगे। अक्षत के ये फैसला सुनाने पर दादाजी ने अनन्या को घूर कर देखा, जबकि बाकी लोग घर वाले अपनी अपनी बातों में लग चुके थे। जब वो उठकर उनके पास आकर बैठी, नाराज क्यों होते हैं दादाजी? आपकी मोहब्बत में ही शिकायत लगाई है। अगर आप मुझे गैर समझते हैं तो बता दें, मैं आपकी शिकायत नहीं लगाया करूंगी। वो मुंह फुलाकर जैसे उन्हें कुछ जताने की कोशिश कर रही थी, जबकि दादाजी ने उसे अपने साथ लगा लिया। कैसी बातें करती हो अनन्या? तुम भी हमारे घर का ही हिस्सा हो। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा वापस नहीं आ जाते, तुम बेफिक्र होकर जैसे चाहो वैसे इस घर में रह सकती हो, बिल्कुल हमारी बच्ची बनकर। मम्मी पापा का नाम आते ही उसकी आंखों में उदासी उतर आई थी। पिछले 1 साल से उसके मम्मी पापा ने उसकी खैर खबर तक नहीं ली थी। भला कोई अपने बच्चों को यूं गैर के सहारे छोड़कर जाता है? लौट कर आना तो दूर की बात, उन्होंने फोन तक नहीं किया था और न ही उसका कोई अता पता था। पिछले 1 साल से अनन्या इन्हीं लोगों के साथ रह रही थी। वो तो ये लोग इतने अच्छे थे कि अनन्या को बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह मानते थे, और अनन्या को भी यहाँ कोई परायापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो बचपन से ही यहाँ आती जाती रहती थी। इसलिए उसे इन लोगों की और इस घर की आदत थी। लेकिन फिर भी कभी कभी अपने माँ बाप की याद उसे आ ही जाती थी, तो उसकी आंखें भीग जाती। इस वक्त भी वो अपने मम्मी पापा को याद करके इमोशनल हो गई थी। दादाजी ने उसकी आंखों में नमी देखी तो वो जल्दी से संभल गए और उंगलियों के पोरों से उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू पोंछ लिए। गलत बात है बच्चा, इस तरह उदास होकर तुम हम लोगों को यूं महसूस करवाती हो कि हम तुम्हारे अपने नहीं हैं, हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। जब तुम्हारे माँ बाप आएंगे और तुम्हें उदास देखेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि हमने उनकी बेटी का ध्यान अच्छे से नहीं रखा? दादाजी की शिकायत सुनकर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। ऐसी बात नहीं है दादाजी, आप लोगों ने तो मुझे अपने सगे रिश्तेदारों से भी बढ़कर प्यार दिया है, लेकिन मम्मी पापा की याद कभी कभी आ ही जाती है। उसने सर झटकते हुए धीरे से कहा, कोई बात नहीं अनन्या बेटा, बस भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारे मम्मी पापा जहाँ भी हों बस ठीक ठाक हों। भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ही लौट भी आएंगे। बस तुम हंसती बोलती रहा करो, तभी इस घर में रौनक लगती है। गायत्री जी और नीलम जी ने भी आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया। उन्हें ये बच्ची बेहद प्यारी थी, और जब से उसके माँ बाप उसकी जिम्मेदारी इन लोगों पर छोड़कर गए थे, तब से तो वो उसका और भी ध्यान रखने लगी थी कि कहीं उसे अपने माँ बाप की याद ना आ जाए। अनन्या के माँ बाप 1 साल पहले रूस गए हुए थे। अनन्या के पापा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, और ये उनकी जिंदगी में पहली बार था कि उन्हें कंपनी की तरफ से रूस जाने का मौका मिला था। कंपनी की तरफ से उनका और उनकी वाइफ का टिकट किया गया था। वो लोग अनन्या को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उस समय अनन्या के फाइनल ईयर के पेपर चल रहे थे और इसलिए उसका जाना मुमकिन नहीं था। अनन्या के बिना वो लोग जाने को राजी नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे अनन्या और मल्होत्रा परिवार ने उन्हें समझाया था, कितने सालों से तुम्हारा सपना था कि तुम लोग विदेश जाओ। रही बात अनन्या की, तो उसकी परवाह मत करो, अनन्या को हम संभाल लेंगे। 2 ही महीनों की बात है, तुम लोग घूम फिर कर आ जाओ। और यूं रमेश जी और अनीता जी बुझे मन से रूस के लिए रवाना हो गए थे। रूस जाने के 8 दिन तक तो अनन्या के अपने माँ बाप से बातचीत होती रहती थी, लेकिन 8वें दिन के बाद से उनका कनेक्ट अपने माँ बाप से टूट गया था। उनका मोबाइल भी लगातार बंद जा रहा था और उन्होंने भी उससे कोई कॉल नहीं किया था। मल्होत्रा हाउस के लोगों ने अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश की कि उनके बारे में पता लगाने की। जिस कंपनी में वो काम करते थे वहाँ भी पता किया गया, लेकिन वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली। अनन्या को जब अपने माँ बाप की याद आती तो वो बहुत रोती थी, लेकिन फिर दिल को समझाती कि एक ना एक दिन उसके मम्मी पापा जरूर लौट आएंगे। इधर मरों में पूरा ख्याल रखा जाता। ये लोग उसे परायापन महसूस होने ही नहीं देते थे। वो बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी जब उसकी नज़र
लॉन में बैठे अक्षत और ईसा पर पड़ी। उसके चेहरे पर तुरंत एक शरारती मुस्कान खिली थी। उसने पानी के सॉवर का रुख हल्का सा तिरछा किया तो पानी की छींटें सीधा ईशा पर गिरी। ये क्या, बारिश हो रही है? वो एकदम घबरा कर बोली और उठकर खड़ी हुई। आसमान की तरफ नजरें डाली तो एकदम साफ था। जब अक्षत की नजर बालकनी में खड़ी अनन्या पर पड़ी तो वो तुरंत उसकी शरारत समझ गया था। अनन्या, उसने जैसे ही उसे पुकारा वो तुरंत एक अच्छी बच्ची की किरदार निभाते हुए आगे आई। जी अक्षत भाई, बोलिए। ये कितने प्यार और सम्मान से बोली थी, लेकिन साथ ही शौवर का रुख उसने दोबारा ईशा की तरफ कर दिया और ईशा पलक झपकते ही पूरी भीग गई थी। अरे अरे ईशा दीदी, ये क्या हुआ? वो जल्दी जल्दी शॉवर बंद करके सारे जहां की मासूमियत चेहरे पर लिए आगे को झुकी थी कि अक्षत एकदम से चीखा, पीछे हटो, गिर जाओगी। उसे अपनी बजाय अनन्या की फिक्र में देखकर ईशा का खून खौल उठा था। सॉरी सॉरी ईशा दीदी, आप मेरी वजह से भीग गई। वो मुंह बिसोर कर अच्छी अदाकारी का प्रदर्शन करती शर्मिंदा नजर आने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जिसमें वो कामयाब भी रही क्योंकि ईशा पांव पटकती हुई वहां से वॉकआउट कर गई थी। अक्षत ने उसे जाते देखा तो अनन्या को सख्त गुस्से से घूरता हुआ तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा तो अनन्या को अपनी जान में जान आती महसूस हुई, वरना उसे डर था कि कहीं अक्षत उसके खड़े खड़े अच्छी सी क्लास ना लगा दे। आज तो पक्का अक्षत ने मुझे कत्ल कर देना था। दांतों के बीच उंगली दबाए वो परेशान से अभी सोच ही रही थी कि वो उसके सर पर पहुंच भी गया था। ये क्या हरकत है तुमने ईशा के साथ? वो गुस्से भरी नजरों से उसे घूर कर बोला तो वो झट से होठ लटका गई थी। मैं तो बस पौधों को पानी दे रही थी। उसके मुकर जाने पर अक्षत ने गुस्से से दांत किचकिचाए थे। ईशा, तुम्हें कोई पौधा लगती है? कमर पर हाथ रखकर उसने उसे गुस्से से घूरा। कसूर आपका है, आपने मुझे बुलाया ही क्यों था? मैं हड़बड़ाहट में तेजी से आगे आई और सारा पानी उनके ऊपर जाकर गिरा और वो बेचारी भीग गई। वो इल्जाम से जैसे खुद को आज़ाद करती हुई सामने वाले के चेहरे का मजाक उड़ाती बोली थी। ठीक है, फिर मैं कसूरवार हूँ। तो आजकल जो तुम अपनी दोस्त की बहन की मेहंदी पर जाने वाली थी ना, अब मैं तुम्हें वहां लेकर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। उसने जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था, वो तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में थाम गई, लेकिन पता नहीं क्यों उसके स्पर्श पर अक्षत का दिल तेजी से धड़क उठा था। अच्छा ना अक्षत भाई, मैं सॉरी कहती हूँ, बल्कि मैं ईशा दीदी से भी सॉरी कहूंगी। वो उसके हाथों को दोनों हाथों में दबोच कर उसके करीब हुई और एकदम मुस्कुराकर मिन्नतें करने लगी, जबकि वो गुमसुम सा उसे देख रहा था। कुछ तो बोलिए ना। उसे लगातार खामोशी से टकटकी बांधे देखकर वो रोती हुई सी लगी थी। पल भर में होश में आते ही उसने उसकी पकड़ से अपना हाथ खींच लिया था। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ख्याल रखना। वो इतनी जल्दी राजी हो गया था कि अनन्या को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। अब उसे आगे बढ़ते देख वो उसके सामने आकर फिर से उसे घूरते हुए बोली, ईशा दीदी से माफी मांगने जा रही हूँ। वो आम से अंदाज में बोलती उसकी साइड से होकर निकलने लगी कि उसके उसके बाजू को पकड़कर वापस नरमी से अपने सामने खींचकर खड़ा किया तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। माफी की जरूरत नहीं है, मैं ईशा को समझा दूंगा। वो नरमी से मना करते हुए कमरे से निकल गया तो वो याहू का नारा लगाते उछलकर हवा में घूमी थी। किस कदर बदतमीज लड़की है, सबने मिलकर उसे सर चढ़ा रखा है। कपड़े बदलकर वो गुस्से में बड़बड़ाती अपने बाल सुखाकर उन्हें विरश करने लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनते ही उसने आने वाले को कमरे में आने की इजाजत दी। अक्षत कमरे में दाखिल होते ही उसे देखकर मुस्कुराया तो वो जवाब में भी मुस्कुरा न सकी। उसकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ यार, बस उसमें बचपना थोड़ा ज़्यादा है और फिर वो कुछ शरारती भी है, लेकिन सच में बदतमीज हरगिज नहीं है। हाँ, सबने उसके लाड उठा उठाकर उसे सर पर जरूर बिठा लिया है। शरारत भरी संजीदगी से कहते हुए वो 2 कदम आगे आया तो वो चोर सी बन गई थी। उसकी ऊंची ऊंची बड़बड़ाहट और उसकी सारी बातें वो सुन ही चुका था। अच्छा, अब शर्मिंदा मत हो और मूड अच्छा करो। मैं मम्मा को बताकर आता हूँ, फिर हम आउटिंग पर चलेंगे और डिनर भी बाहर करेंगे और डिनर के बाद आइसक्रीम भी खाएंगे। वो उसका मूड सही करने के लिए पल भर में प्रोग्राम बना बैठा था, जबकि वो मूड सही करते हुए
एकदम से खुश हो गई थी। और फिर ईशा उसके साथ एक अच्छा वक्त गुजार कर जब घर वापस आने लगी तो अक्षत ने अनन्या की पसंद का पिज्जा और आइसक्रीम पैक करवाई थी, जिसे देखकर ईशा अंदर ही अंदर जलकर राख हो गई थी, लेकिन माहौल की नज़ाकत को देखते हुए खामोश रही थी। क्या यार मम्मा, अक्षत भी एकदम अजीब है। गायत्री आंटी तो आपकी बचपन की दोस्त थी ना, फिर आपको नहीं पता था कि उनका बेटा अक्षत कैसी नेचर का मालिक है। जिस लड़की ने मेरी इंसल्ट की उसी के लिए खास पिज्जा और आइसक्रीम पैक करवा कर लेकर आए हैं। वो अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली बनी घूम रही थी। तुम क्यों अपना खून जला रही हो? वो कौन सी पूरी उम्र यहीं रहेगी? उसके माँ बाप आ जाएंगे तो वो यहाँ से चलती फिरती नजर आएगी। मम्मा, आप भी ना कैसी पागलपन जैसी बातें करती हैं। उसके माँ बाप 1 साल पहले से लापता हैं। आपको लगता है वो अब तक जिंदा होंगे? वो यहीं मेरी छाती पर मूंग दाल दलती रहेगी। अगर मरवर भी गए होंगे तो तुम क्यों टेंशन लेती हो? ये लोग इसकी शादी करके इसे यहाँ से चलता कर देंगे। पूरी जिंदगी इसे अपने घर में बिठा कर नहीं रखेंगे। तुम्हें बस अक्षत और अपनी सास से मतलब होना चाहिए। वैसे ये बताओ, घर वालों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? आखिर में खुश होकर बोली थी। घर वाले तो सब अच्छे हैं मम्मा, बस एक यही अनन्या की बच्ची है जो मुझे एक आंख नहीं भाती। अजीब बचपना भरा है इसमें। हालांकि 19 साल की हो गई है लेकिन अक्ल एक पैसे की नहीं है। हर कोई इसके लाड ऐसे उठाता है जैसे वो कोई 5 साल की बच्ची हो। उसकी सुई फिर से वहीं पर आकर रुकी थी। तो तुम क्यों अपना खून जलाती हो? ये लोग इसलिए इसका ख्याल रखते हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप से अलग है, वरना जो तुम उनके लिए हो सकती हो वो ये लड़की उनके लिए कभी भी नहीं हो सकती। वो उसका ख्याल सिर्फ और सिर्फ तब तक रख रहे हैं जब तक उसके माँ बाप नहीं आ जाते या उसके माँ बाप का कोई सुराग नहीं मिल जाता। और तुम चिंता मत करो, मैं गायत्री को समझाने की कोशिश करूंगी कि अब इस लड़की के माँ बाप नहीं लौटने वाले। इसकी शादी वादी करके इसे घर से चलता कर दो। आखिर कब तक इसका बोझ उठाती रहोगी? और फिर इसके बाद तो इस पूरे घर पर तुम ही राज करोगी, क्योंकि नीलम और सुरेश भाई साहब के बच्चे भी बाहर देश में सेटल हैं। तो पूरा घर किसके लिए बचा? सिर्फ तुम्हारे लिए। तो अब बस अपना मूड अच्छा करो। बेकार में गुस्सा करके अपना रंग रूप खराब कर रही हो। वो काफी देर तक उसे समझाती रही, जिस पर थोड़ा असर तो हुआ था, लेकिन कब तक रहना था ये तो वक्त ही बताने वाला था। वो तैयार होकर एक नज़र खुद को आईने में देखकर खुश हुई थी और अपने आसपास दुपट्टा डाल लिया। अगर वो ऐसी ही सजी धजी नीचे जाती तो अक्षत ने उस पर कई बातें सुना देनी थी। कपड़े ऐसे हैं, बाल ऐसे बांधो। मेकअप तो वो कोई खास करती नहीं थी, तो उस पर छुट्टी ही थी। पैरों में हील पहनकर अपना हैंडबैग उठाए वो तेजी से रूम से बाहर निकल आई थी। मैरून कलर की घुटनों तक घेरदार फिराक में वो बड़ी सी चादर को अपने आसपास बुरी तरह से लपेटे हुए थी, क्योंकि उसे पता था अक्षत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है हाफ कपड़े पहनना। बल्कि उसने नीचे शॉर्ट जैकिंग डाल रखी थी, लेकिन ये बात वो अक्षत को तो नहीं बता सकती थी ना। अक्षत तो यही देखता कि वो सिर्फ फ्रॉक में जा रही है। वो नीचे आई तो अक्षत उसके इंतजार में ईशा के साथ खड़ा बातें कर रहा था। उसने खांसते हुए अपने आने की खबर दी। उसे सिर से पांव तक ढक कर देखकर ईशा ने एक अजीब सी शक्ल बनाई थी, लेकिन उसे परवाह कब थी। वो तो सीधा अक्षत के पास आई थी, जो उसे गहरी नजरों से देख रहा था। शायद उसमें कोई कमी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहकर भी वो उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाया। अब देख लिया हो तो चलें प्लीज। रिया के कब से मैसेज आ रहे हैं। वो जल्दबाजी में उसका हाथ पकड़कर उसे तेजी से घर से ले जाने लगी थी, जबकि ईशा के चेहरे पर गुस्से के हाव भाव उभर आए थे। मैं इसे छोड़ कर आता हूँ, फिर बात करेंगे। वो उसके साथ चलते हुए चेहरा मोड़कर जल्दबाजी में बोलता उसे हाथ हिलाकर निकल गया। 15 मिनट का रास्ता तेजी से गुजरा। गाड़ी रिया के दरवाजे पर रुकते ही वो जल्दी से गाड़ी से उतरी और फिरौक को संभालते हुए खुले गेट के अंदर दाखिल हो गई थी। उसके जाते ही अक्षत ने भी गाड़ी रिवर्स की थी, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी वैग की, सीट पर उसे अनन्या का बैग नजर आया। उसने गाड़ी साइड में लगाई और बैग लेकर बाहर आया। लंबे चौड़े कसरती वजूद का मालिक अक्षत मल्होत्रा व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ जिस वक्त महफिल में दाखिल हुआ था,
हर एक की निगाह उसके ऊपर उठी थी, लेकिन वो हर किसी से बेपरवाह बस अनन्या को ढूंढ रहा था। जब उसकी नजरें एक जगह पर जाकर जम गईं, अनन्या अपनी दोस्त के साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी दोस्त के साथ जो लड़का खड़ा था, उसकी निगाहों में सिर्फ और सिर्फ अनन्या का दिलकश वजूद समाया हुआ था। ये मंजर देखकर अक्षत के चेहरे पर गुस्से के हाव भाव उभर आए थे, खासकर अनन्या की शॉर्ट ड्रेस और उसके खुले बाल देखकर उसका खून खौल उठा था। वो एक पल में ही उसके पास पहुंचा। अक्षत को अचानक वहां देखकर अनन्या बुरी तरह से घबराई थी। अरे अक्षत जी, आपने आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। रिया भी खुशगवार हैरान हुई और अपनी कजिन को आंखों ही आंखों में समझाने लगी थी, क्योंकि वो अक्षत को अच्छे से जानती थी। वो जितना खुश मिजाज था, उतना ही गुस्से का भी तेज था। रिया बहन, शादी मुबारक हो तुम्हें। ये कहने के साथ ही उसने अनन्या का बैग अनन्या की तरफ बढ़ाया। मैं ये बैग देने आया था अनन्या को, जो ये गाड़ी में भूल गई थी। वो ज्यादा गुस्सा नहीं दिखा सका था, लेकिन उसने एक तेज नजर उसके सामने खड़े लड़के पर जरूर डाली थी, और उसकी नजरों की आग से ही वो लड़का संभल गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अक्षत भाई। और अचानक ही अपने बाल समेटने लगी। उसे मालूम था अक्षत को उसके खुले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अच्छा, अब आप आ ही गए हैं तो प्लीज यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। मैं अभी डैडी को बुलाती हूँ, रुकिए यहीं। वो जल्दबाजी में कहती हुई वहां से निकली तो अक्षत अनन्या का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ एक तरफ ले आया। इतना तैयार होकर आने की क्या जरूरत थी? और ये शॉर्ट फ्रॉक क्यों पहनी है तुमने? कोई फुल कपड़े नहीं थे तुम्हारे पास? वो धीमी आवाज में उसे डांट रहा था। मैं कहाँ इतना तैयार हुई हूँ, बस काजल और लिप ग्लोब लगाया है, कोई भी मेकअप नहीं किया। ये देखिए। उसने अपना चेहरा आगे बढ़ाया, जिस पर मेकअप नाम की भी कोई चीज नहीं थी। और मेरी ड्रेस भी कोई इतनी ज्यादा शॉर्ट नहीं है। ये देखिए, मेरे घुटनों से काफी नीचे आ रही है। यहाँ देखिए, हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं, और कैसे कैसे शॉर्ट कपड़ों में घूम रही हैं। वो रोते हुए अंदाज में बोलती अपने मोबाइल को चेक करने लगी। तुम बड़ी कब होगी अनन्या? उसके मासूम से रिएक्शन को देखकर वो एक गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला। तो वो एकदम से जलकर बोली, कभी नहीं, ऐसी ही बच्ची बनी रहूंगी। उसके नाराजगी भरे अंदाज पर इस बार वो खिलखिलाकर हंस दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, लेकिन बाल तो बांधो, पूरी चौड़ लग रही हो। उसके शरारती अंदाज में कहने पर वो गुस्से से लाल हो गई थी और बैग से क्लेचर निकालकर बालों का जोड़ा बना लिया था। अब खुश? उसके चिढ़कर पूछने पर अक्षत ने प्यार से उसकी नाक खींची। आप प्यारी लग रही हो। मुस्कुराहट दबाकर तारीफ भी की, जिस पर वो पल भर में खुश हो गई थी। वो कहाँ यूं तारीफ करता था, आज तारीफ की थी तो पता नहीं क्यों अनन्या को अच्छा लगा था। इस बात पर खुशी तो बनती थी ना, जबकि इतनी सी तारीफ पर उसका चमकता चेहरा देखकर वो हैरान हुआ था। क्या उसके शब्द सामने वाले के लिए इस कदर अहमियत रखते थे? वो अभी सोच ही रहा था कि रिया अपने पापा के साथ वहां चली आई। वो वैसे भी उसे यहाँ अकेला छोड़कर जाने का इरादा नहीं रखता था। जब रिया के पापा के जिद करने पर वो आराम से उनकी बात मान गया और वहीं पार्टी में रुक गया, जबकि दूसरी तरफ ईशा जलते भुनते उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन उसके आने के आसार कम ही नजर आते देखकर उसने उसे कई बार कॉल भी की थी, मगर ईशा को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वो गुस्से से वल खा कर रह गई और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली आई। सुबह उसकी मुलाकात ईशा से नहीं हो सकी थी, लेकिन ऑफिस जाकर उसने ईशा को कई बार कॉल की, मगर उसने उसकी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी। ये बात अक्षत जानता था, तभी वो आज जल्दी घर लौट आया था। वो घर के करीब था कि तेज बारिश शुरू हो गई थी। उसने कार गैराज में खड़ी की और तेजी से घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ कदम बढ़ाए थे। तभी ये खनकदार हंसी सुनकर उसके कदम रुक गए। वो पीछे हुआ और राहदारी से होते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक ही मंजर साफ हुआ। लाल ड्रेस में अनन्या मानो कोई भीगा हुआ गुलाब लग रही थी। उसके कपड़े भीग कर बदन से चिपक रहे थे और भीगे कपड़ों से उसकी खूबसूरती और भी साफ झलक रही थी। उसकी खूबसूरती में तराशा गया नाजुक बदन जैसे बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया हो। उसका ये बेबाक हुस्न देखकर अक्षत ने अचानक ही अपनी नजरें चुरा ली। वहां क्या कर रही हो अनन्या? फौरन अंदर आओ। गुस्से में फुनकारते हुए उसने एक बार नजर उठाकर उसकी तरफ देखा।
पता नहीं क्यों वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसका होश उड़ा देने वाला हुस्न देखकर एक बार अक्षत का दिल फिर तेजी से धड़क उठा था। उसने जल्दी से एक हल्की सी नजर आसपास डाली कि कहीं कोई और अनन्या को तो नहीं देख रहा, लेकिन वहां किसी और को ना पाकर वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। अक्षत की आवाज पर अनन्या का सारा मजाक किरकिरा हुआ था। यार, ये खड़ूस क्यों जल्दी घर आ गया? वो भीगे कदमों से जैसे ही मार्बल की राहदारी में दाखिल हुए, उसका पैर अचानक फिसल गया। इससे पहले कि वो गिरकर खुद को जख्मी कर लेती, अक्षत ने आगे तेजी से बढ़ते हुए उसे अपनी बाहों में संभालना चाहा था, लेकिन फर्श गीला होने की वजह से उसका पैर स्लिप हुआ और वो अनन्या को लेकर सीधा लॉन की घास पर चित गिरा। अनन्या हल्की चीख के साथ उसके चौड़े सीने पर जा गिरी। एक पल को दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर अचानक अनन्या के होठों से हंसी का फुवारा छूट पड़ा। वो बेतहासा जोर जोर से हंसते हुए एकदम ही अपना सिर झुका गई, जिससे कि उसका माथा अक्षत के गाल से छू गया और उसके दिल की धड़कनों में एक तूफान मचाने के लिए काफी था। वो कभी सर उठा रही थी तो कभी झुका रही थी। आप मुझे बारिश में भीगने को मना कर रहे थे और खुद को देखिए, खुद भीगे हुए एक मगरमच्छ जैसे लग रहे हैं। मुश्किल से हंसी के बीच उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा था और फिर दोबारा जोर जोर से हंसने लगी, जबकि अभी तक अक्षत के सीने पर पड़ी हुई थी। तभी ईशा की सदमे में डूबी हुई आवाज पर अक्षत होश की दुनिया में लौटा था। ये क्या हो रहा है यहाँ? वो जैसे पागल होने की कगार पर थी। कुछ नहीं ईसा दीदी, ये मुझे बचाते हुए गिर गए बेचारे। अपनी हंसी दबाए वो अपनी लापरवाह अंदाज में बोलती तेजी से उठी तो अक्षत भी दोगुनी तेजी से उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगा था, जबकि जगह जगह कीचड़ लगने की वजह से वो बुरी तरह से खराब हो चुके थे। ईशा दीदी गुस्से में लग रही है, मैं तो चली यहाँ से। उसकी तरफ झुककर धीरे से कहती वो वहां से चल दी। तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है अक्षत? वो गुस्से में जैसे जलकर राख हो चुकी थी। अक्षत के चेहरे के हाव भाव बदले। वो नहीं चाहता था कि ईशा की आंखों में जो दिख रहा है वो उसके होठों पर आए। तुम्हारे और इस लड़की के बीच आखिर क्या चल रहा है? हाँ, जवाब दो। देखो, उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए हर वक्त परेशान रहते हो। मैं जब से यहाँ आई हूँ बस तुम्हारी यही हरकतें देख रही हूँ। मुझ पर ध्यान कम और उस पर ज़्यादा देते हो। और अभी भी देख लो, तुम उसके साथ बारिश में एंजॉय करते उसके इस कदर करीब आ गए थे कि उसके हुस्न में हर चीज भूल बैठे थे। उसकी आवाज़ तेज हो गई थी। अक्षत ने झट से उसकी बाजू दबोची। तमीज से बात करो ईशा, किस अंदाज में बात कर रही हो? कुछ एहसास भी है तुम्हें? वो मुश्किल से बर्दाश्त करते हुए अपने भीगते बालों को हाथ से ही सही करते हुए बोला था। उसे भीगने से चिढ़ थी, ऊपर से ईशा की फिजूल बातें। तुम शायद बेवकूफ़ हो या मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम अनन्या से प्यार करते हो तो शादी मुझसे क्यों करना चाहते हो? उसी से कर लो ना। इस बार वो कुछ नर्म पड़ी थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अक्षत अब गुस्से में आया था। तुम गुस्सा करने की बजाय अगर ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सुनोगे तो शायद समझ सको। अनन्या तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखने लगी है। तुम उसको लेकर पॉजिटिव हो, लेकिन तुम ये बात मानते नहीं हो। तुम उसका ख्याल रखते हो, उसकी हर ज़रूरत हर ख्वाहिश बिना कहे पूरी करते हो। और अभी ही देख लो खुद को। कहाँ तुम बारिश से चिढ़ते हो और कहाँ वे खुद से बारिश में भीग रहे थे और बस उसे ही देखे जा रहे थे। ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है अक्षत मल्होत्रा? सीने पर हाथ लपेटकर वो अपने हर शब्द पर जोर देती उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रही थी। और सच कहूँ तो मेरी तुमसे कोई दिली रिश्ता नहीं जुड़ा है। बस मम्मा की ख्वाहिश पर और हमारी पुरानी दोस्ती की वजह से मैं इस मंगनी पर राजी हो गई थी, लेकिन आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अक्षत, हम दोस्त तो हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपनी बात कहकर वो रोकी नहीं, पलटकर तेजी से अंदर की तरफ चली गई, जबकि वो उसकी बातों के जाल में कैद वहीं गुमसुम सा खड़ा रह गया था। ईशा अगले दिन ही दिल्ली वापस लौट गई थी और वहां जाते ही उसने मल्होत्रा हाउस में अक्षत से शादी न करने का पैगाम भी भेज दिया था। उसके कहने के अनुसार वो अक्षत में अपनी जीवन साथी नहीं देख सकती थी। वो बस उसका दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि उसकी माँ उसके इस फैसले पर बहुत गुस्सा हुई थी,
लेकिन ईशा अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। आंटी प्लीज, आप परेशान मत हो, मैं ईशा दीदी को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। वो उन्हें उदास देखकर दिलजोई करने लगी। अरे, मैं अपने लिए नहीं, अक्षत के लिए परेशान हूँ। देख नहीं रही मेरा बच्चा कैसा चुप चुप सा हो गया है। वो अपने बेटे की वजह से काफी फिक्रमंद दिखाई दी थी। गायत्री भाभी, ये तो किस्मत के खेल होते हैं। अगर ईशा हमारे अक्षत के नसीब से जुड़ी होती तो वो उसे छोड़ती नहीं। उसे तो बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। अब देखना, जबकि इतने लंबे चौड़े इंसान को बच्चा कहने पर अनन्या को ऐतराज हुआ था, लेकिन ये ऐतराज वो कड़वे घूंट की तरह पीकर रह गई थी। वरना अगर बोलती तो बेइज्जती पक्की थी। वैसे भी दादाजी ने कहा है कि रिश्ता जोर जबरदस्ती से नहीं बनते, तो बात ही खत्म हो जाती है। वो दोनों देवरानी जेठानी बातों में मगन थी। जब वो वहां से उठकर अक्षत के कमरे में चली आई, उसे कमरे में नहीं देखकर वो टेरेस की तरफ आई, जहां कुर्सी पर बैठे वो किसी गहरी सोच में डूबा था। वो जाकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी और उसकी तरफ देखने लगी। तो अक्षत भाई, आप गुमसुम अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। अगर आप कहें तो मैं बात करूं ईशा दीदी से। उसकी नर्म सी आवाज पर अक्षत ने उसकी तरफ गर्दन मोड़ी। ब्लैक कलर की खूबसूरत फिराक में वो उसके करीब बैठी थी, और पता नहीं क्यों अक्षत जो इतनी देर से अंदर ही अंदर सुलग रहा था, उसके सुलगते दिल को एक ठंडी फुहार मिल गई थी। अक्षत भाई, उसने हमदर्दी के नाते उसके हाथ पर अपना मखमली हाथ रखा। तो अक्षत ने अपने दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लिया और उसकी शहद रंग वाली आंखों में कितने ही पल खामोशी से देखता चला गया था। मुझे प्यार हो गया है अनन्या, वो जैसे इस बात का इकरार कर रहा था। अरे मुझे पता है अक्षत भाई कि आपको प्यार हो गया है। किससे हुआ? वो एकदम जल्दबाजी में बोलते बोलते एकदम से चौंक उठी थी। तुमसे। एकदम ही अपनी मोहब्बत का इजहार करते वो उसके करीब हुआ था। मुझे तुमसे प्यार हो गया है अनन्या। और ईशा भी इस बात को जान गई थी, तभी उसने ये मंगनी तोड़ दी। बल्कि प्यार हुआ नहीं, मुझे हमेशा तुमसे ही प्यार था। तभी तो मैं तुम पर हक से हक जमाता था। अगर ईशा मुझे एहसास नहीं दिलाती तो मुझे ये बात पता ही नहीं चलती। तुम तो बचपन से हमारे घर आती थी, है ना अनन्या? बचपन से तुम मेरे नेचर को जानती हो। बचपन से ही मैं तुम पर अपना हक जताता था, तुम्हारा ख्याल रखता था, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता था। तुम कुछ गलत करती थी तो पूरा हक जताते हुए तुम्हें डांटता था। ये सब कुछ यूं ही नहीं था अनन्या, ये प्यार था मेरा तुम्हारे लिए। प्यार करता था तुमसे, बस इसी बात का एहसास नहीं था मुझे। अगर ईशा मुझे एहसास नहीं दिलाती तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता। बस अंदर ही अंदर ये दिल तुम्हारी ख्वाहिशों में मचलता रहता। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था, अनन्या बेचारी के हाथों के तोते उड़ने के साथ साथ उसके होश भी उड़ चुके थे। साथ ही उसे ईशा पर भी गुस्सा आया था, जो अपने गले की हड्डी उसके गले में फिट करके पतली गली से निकल गई थी। ईशा दीदी का तो दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन आपका दिमाग तो ठीक है। प्लीज उनकी बातों को दिमाग से निकाल दें। आप आप बस मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। वो तेज तेज बोलते हुए झटके से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाकर भागी थी, जैसे उसके पीछे भूत लग गया हो। जबकि अक्षत ने उसे यूं भागते देखकर पहली बार उसे घूरने की बजाय उसके चेहरे के भाव देखकर हंस पड़ा था। अभी तुम भाग गई हो अनन्या, लेकिन आना तुम्हें मेरी बाहों में ही होगा। मदहोश भरे अंदाज में कहते हुए उसने अपने सर को पीछे ढाल दिया था। आज रिया की बहन की बारात थी। वो ग्रे कलर की लॉन्ग फ्रॉक और फ्रेंच चोटी को अपने कंधे पर डाले कानों में झुमके पहन चुकी थी। लिप ग्लोब लगाकर उसने आज काजल की बजाय आंखों पर मस्कारा लगाया था। तैयार होते ही वो पैरों में हील्स पहने नीचे आई थी, तो दादाजी अपने दोनों बेटों के साथ बैठे लॉन में नजर आए थे, जबकि उनके साथ अक्षत भी बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में उसे देखकर एकदम चमक उभर आई थी। लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। उसे अक्षत की कल वाली बात याद आई थी, तो पता नहीं क्यों उसका दिल भी जोरों से धड़क उठा था। पागल इंसान, वो धीरे से बड़बड़ाई थी। अंकल जी चलें, हम लेट हो रहे हैं। दुपट्टा सही करती वो जल्दबाजी में बोली, तो उन्होंने बस पल भर को सर उठाकर उसे देखा था। तुम्हें अक्षत लेकर जाएगा। मेरा और पापा जी का शतरंज का मुकाबला चल रहा है। वो जैसे उसे देखने या सुनने के मूड में नहीं लग रहे थे।
दादाजी की नजरें भी शतरंज की बिसात पर थीं। अंकल जी आप। अब उस पापा की तरफ सवालिया नजरों से देखा था। भाई मेरी तरफ से भी माफी। अक्षत बेटा, जाओ बच्ची को छोड़ कर आओ। बगैर देखे ही उन दोनों ने कहा था, जबकि अक्षत उसकी सूरत देखकर अपनी हंसी अपने होठों में ही दबा गया था। चलो वरना बारात के खाने में भी जाओगी, क्योंकि कोई भी शतरंज की बाजी को छोड़कर उठने वाला नहीं था। वो कोट उठाकर बाजू पर डालते उसके साथ चल पड़ा था, जबकि वो मजबूरन उसके साथ चल पड़ी। मैचिंग तो खूब की है तुमने, सच में। अंदर तुम लोग साथ साथ आते गजब ढा रहे थे। एंट्रेंस पर रिया उसे पकड़कर एक तरफ ले आई, जबकि अक्षत उसके पापा से हाय हेलो कर रहा था। बकवास मत करो, वो बस अक्षत जी हैं और कुछ भी नहीं। तो ये जी ही तो जान बन जाते हैं। ये तो तुम नहीं जानती क्या? लेकिन तुम कैसी बातें कर रही हो रिया? पागल हो गई हो? मुझसे बहुत बड़े हैं वो, और मैं तो उन्हें भाई कहती हूँ। ये कैसे हो सकता है? भाई कहती हो, लेकिन भाई तो नहीं है ना, पागल लड़की। तुमने उनकी आंखों में नहीं देखा कैसे तुम्हारे लिए मोहब्बत का तूफान उफान मार रहा था? तुमने पता नहीं कहाँ से देख लिया। मुझे तो नहीं लग रहा था। अनन्या ने बुरी तरह घबराते हुए अपनी उंगलियां चटकाई थी। सारी लड़कियों की नजर इधर उधर घूम रही थी, लेकिन वो दूर से बस तुझे ही देख रहा था। और प्लीज, इतने हैंडसम बंदे को भाई तो मत बोल यार। ऐसा हैंडसम बंदा तो किस्मत वालों को मिलता है। हाय, क्या मैं चांस मान लूं अगर तुझे वो पसंद नहीं? रिया उसकी तरफ ललचाई नजरों से लगातार देखते हुए अनन्या को जला रही थी। मर जाओ और जाकर मारो चांस, ताकि किसी की तो लॉटरी लगे, बस मेरी जान छूटे इस चिमकादड़ से। बड़बड़ाते हुए कहती वो अपनी दूसरी दोस्त की तरफ बढ़ गई थी। तो वही इतनी देर जो अक्षत उसे देखे जा रहा था, उसके कदम भी उसकी तरफ बढ़ने लगे कि उसने उसी दिन वाले लड़के को अनन्या के रास्ते में आते देखा, तो उसके कदमों में तेजी आई थी। कैसी हैं आप? कार्तिक के प्यार से छूने पर वो बदतमीजी नहीं कर सकी थी। मैं ठीक हूँ, प्लीज रास्ता दीजिए, वो धीरे से बोली। मैं आपको पसंद करता हूँ और अपने घर वालों को आपके घर भेजना चाहता हूँ। कार्तिक की कही हुई बात वो कोई जवाब देती कि तभी अक्षत तेजी से उन दोनों के बीच में आया था। अपना चेहरा सही सलामत चाहिए तो अनन्या से दूर रहो, ठंडे शब्दों में कहते उसने सामने वाले लड़के को खूंखार नजरों से घूरा था, जबकि सामने वाला लड़का उसके बिगड़े हुए तेवर देखकर दो कदम पीछे हट गया था। वहीं अनन्या के भी होश उड़ गए थे और उसका हाथ पकड़ते उसे खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगी। ये क्या तरीका है अक्षत भाई? वो बस मुझसे बात कर रहा था, बदतमीजी नहीं। जो आप उस पर इतना गुस्सा कर रहे थे, उसके लिए गुस्सा करने पर वो दो कदम उसके करीब आया था। वो पीछे हटी थी, लेकिन उसकी बुरी किस्मत के पीछे दीवार की वजह से वो और पीछे नहीं हट पाई थी। मुझसे तो तुम भागती हो और गैरों की बातें सुनती हो। वो उसको इग्नोर करने वाली बातों को उसे घूरने लगा था। देखिए, ये बात अलग है। वो थोड़ा घबराते हुए यहाँ वहां देखने लगी कि तभी अक्षत ने अपने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं टिकाए थे। बात अलग का मतलब क्या है? देखो, साफ शब्दों में बता रहा हूँ तो गौर से सुनो। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। एक दो दिन में मैं घर में हमारी शादी की बात भी करने वाला हूँ, तो अपना दिमाग बना लो इस बात के लिए। वो अपने एक एक शब्द पर जोर देते जैसे जैसे बोल रहा था, अनन्या का दिल घबराहट का शिकार हो गया था। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगी अक्षत। अभी वो भाई शब्द पूरा करती कि अक्षत ने उसके होठों पर उंगली रख दी। आगे से ये शब्द अपनी जुबान पर मत लाना, समझी तुम? और शादी क्यों नहीं करोगी? किसी और को पसंद करती हूँ? उसका दिल डूब कर उभरा था खुद अपने ही सवाल करने पर। ऐसा नहीं है अक्षत भाई, वो घबराई हुई बोली, और उसकी इस बात पर अक्षत की डूबती हुई सांस वापस लौट कर आई थी। अगर किसी को पसंद नहीं करती तो मुझसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? आप आप तो मेरे भाई की। अक्षत ने इस बार गुस्से से उसके होठों पर हथेली जमा दी। कितनी बार कहूँ, भाई शब्द मत बोलो। नहीं हूँ यार मैं तुम्हारा भाई। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम मेरे लिए गैर हो, मैं तुम्हारे लिए गैर हूँ। कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच, और सिर्फ एक ही रिश्ता बन सकता है, और वो तुम अच्छी तरह जानती हो। उसने उसे प्यार से समझाना चाहा, लेकिन वो चिढ़ गई थी। सारी उम्र तो सबने यही समझाया कि आप मुझसे बड़े हैं, आपको भाई बोलूं, और अब आप कह रहे हैं कि हम शादी कर लें। आप सब आप सब ने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया है।
अब हटिए मेरे सामने से, मुझे रिया बुला रही है। वो रूठेपन से कहते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलती चली गई थी, तो वो भी प्यार से उसका रास्ता छोड़कर धीरे से मुस्कुराया था। अगले दिन यूनिवर्सिटी में वो कह रहे हैं कि घर वालों से बात करेंगे। भला बताओ, मुझे नहीं करनी शादी? समझ नहीं आ रही मेरी बात उन्हें। वो बड़बड़ाती जा रही थी जब रिया उसके पास आकर बैठी और उसके कंधे पर हाथ मार गई। क्या दिमागी प्रॉब्लम हो गई है तुझे? वो शरारती भरी नजरों से पूछ रही थी। अनन्या ने उसे आंखें दिखाई। दिमागी परेशानी मेरी नहीं बल्कि उनका है। वो तो गुस्से के मारे फटी पड़ी थी। किसका? वो हैरानी से बोली। वो दोनों इस वक्त लॉन की नर्म घास पर मजे से बैठी थी। वही अक्षत भाई का। बोल रहे हैं मुझसे शादी करेंगे। उसने मुंह बनाते हुए उसकी नकल उतारी थी जबकि रिया की हंसी निकल गई। पागल, ये तो खुशी की बात है। तो इतना सब क्यों कर रही है? उसने बैग से चिप्स का पैकेट निकाल कर खोला। ऐसा करो, तुम ही ये खुशी ले लो, मुझे नहीं चाहिए। वो बुरी तरह से चिढ़ती उसके हाथ से पैकेट झपट गई। यार काश ऐसा हो जाता, लेकिन वो तो तुम जैसी सड़ियल से मोहब्बत करते हैं। मेरा तो चांस ही नहीं बनता। ठंडी सांस भरते हुए उसके दिल पर हाथ रखा था। मैं सड़ियल हूँ? वो गुस्सा हुई तो रिया ने झट से गर्दन हिलाकर एक और चिप्स का पैकेट निकाला। खुद ही देख ले, इतना डैशिंग हैंडसम बंदा तेरे प्यार में दीवाना है और तू है उसे खुद से दूर करने की कोशिश में है। ये सब क्या है? सच में मेरा कोई इतना डैशिंग चाहने वाला बंदा होता तो मैं झटपट उसके प्यार में पड़ जाती। पागल लड़की, तुझे पता है जब से अक्षत पर लड़कियों की नजर पड़ी है, कितनी लड़कियों ने मुझसे अक्षत का नंबर मांगा है, लेकिन मैंने सबको हरी झंडी दिखा दी। कह दिया कि भाई वो तो पहले से बुक है। तो मेरी प्यारी सी दोस्त, तू अपने दिमाग के घोड़े सही राह में दौड़ाओ। वो बहुत अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभा रही थी। वैसे तेरा जादू सच में काला जादू है। पता है क्यों? अरे वो मेरा कजिन है न कार्तिक, वो भी तेरे प्यार में पागल हो चुका है। नंबर मांगा था उसने मुझसे तेरा, मैंने भी दे दिया। अब मुझे क्या पता था कि अक्षत तेरे प्यार में पड़ा हुआ है, वरना ना देती। हो सकता है मेरे चाचा कुछ ही दिनों में तेरे घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। उसके इतने आराम से बम फोड़ने पर भी वो बुरी तरह से घबराई थी। बदतमीज लड़की, सुबह से मौत पड़ी थी, सुबह बता नहीं सकती थी। उसने एक करारा सा हाथ का थप्पड़ उसकी पीठ पर रखा था तो वो बिलबिला कर उठी। यार क्या करूं? सर के दिए गए टेस्ट की वजह से अगले ठिकाने पर ही कहाँ थी। वो नाराजगी से बोलते हुए अनन्या के होठों पर मुस्कुराहट ले आई थी। आज यूनिवर्सिटी से लेने उसे अक्षत नहीं आया था। वो किसी जरूरी मीटिंग में था जिसकी वजह से उसने ड्राइवर को भेज दिया था, जबकि वो भगवान का धन्यवाद करती घर चली आई थी। और घर जाकर लंच करके वो जो घोड़े गधे बेचकर सोई थी, फिर शाम को ही उसकी खबर हुई थी। सुमित्रा ने कई बार उसका दरवाजा पीटा तो उसने बिस्तर छोड़ा। मैडम कह रही हैं 10 मिनट में तैयार होकर नीचे पहुंचो, मेहमान आए हैं। सुमित्रा जल्दी से बोली। उसकी बात सुनकर वो और भी सोच में पड़ गई। उसने डरते डरते पूछा, सुनो, अक्षत भाई घर पर आ गए हैं? नहीं जी। सुमित्रा इतना कहकर वापस चली गई। मेहमानों का नाम सुनकर वो कुछ कुछ समझ चुकी थी कि कौन आया होगा। 10 मिनट में वो तैयार होकर नीचे आई। ड्राइंग रूम में रिया का कजिन कार्तिक अपनी माँ बाप के साथ बैठा था। उसकी एक्सरे जैसी नजरों से देखकर वो कुछ नर्वस हो गई थी, जबकि गायत्री जी ने उसे प्यार से अपने पास बुलाकर बिठाया था। ये हमारे घर की रौनक है अनन्या, इसके बारे में हमने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है, सब कुछ बता दिया है। सामने बैठे लोग हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिला गए थे। यकीनन गायत्री जी ने उन्हें उसके माँ बाप के बारे में सब कुछ बताया होगा। तभी नीलम जी की आंखें देखकर अनन्या ने झट से उनके आगे बढ़कर पैर छुए। मैंने आपकी बेटी को शादी पर देखा था, लेकिन इतनी गौर से नहीं देखा था। भगवान बुरी नज़र से बचाए, बहुत प्यारी बच्ची है। वे उसकी तारीफ करने लगी। उनकी बड़ी बेटी बीच में बोली, प्यारी है, तभी तो हमारा भाई दीवाना हुआ फिर रहा है। उसकी कही हुई बात भले ही नॉर्मल थी, लेकिन माहौल में अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया था। अरे अरे, दीदी को तो मजाक करने की आदत है, बस छोटी बहन ने झट से बात संभाली थी तो कार्तिक भी मुस्कुरा दिया। तभी दादाजी ने गला साफ करते बात शुरू की। माफ कीजिए, आप जिस मकसद से आए हैं वो पूरा नहीं हो सकता।
इसका क्या मतलब हुआ? आप इनकार कर रहे हैं? बेटे के बिगड़े तेवर देखकर वो औरत बुरी तरह से हड़बड़ा गई। दादाजी आगे बोले, दरअसल बात यह है कि हम अनन्या का रिश्ता कर चुके हैं। क्या? रिश्ता कर चुके हैं? लेकिन हमें तो खबर मिली थी कि अनन्या का रिश्ता तय नहीं हुआ। जी आपने सही सुना था, लेकिन अब हम रिश्ता कर चुके हैं और लड़का हमारे घर का ही है। यानी अक्षत के साथ हमने अनन्या का रिश्ता पक्का कर दिया है। पेपर खत्म होते ही दोनों की शादी कर देंगे। बाकी की पढ़ाई वो शादी के बाद करेगी। दादाजी की बात सुनकर जहां उनके बेटे बहू हैरान हुए थे, वहीं अगले ही पल उनके चेहरों पर खुशी भरी चमक भी आई थी। अनन्या तो सबको ही प्यारी थी, लेकिन मेहमानों के चेहरे उतर गए थे, क्योंकि वो कार्तिक के गुस्से को भली भांति जानते थे। उन्हें डर था कि इस रिश्ते के न होने पर इल्जाम कार्तिक उन्हीं पर लगा देगा। तो हमारी तरफ से माफी है, दादाजी ने आराम से समझाया। तो उन लोगों ने वहां से उठने में देर नहीं लगाई। धन्यवाद पापा जी, अब ये चांद इसी आंगन में उजाला बिखेरेगा। गायत्री जी ने अनन्या को सीने से लगाकर चटाचट उसे प्यार करना शुरू कर दिया था। उन्हें तो अनन्या बहुत प्यारी थी, और अब तो वो उनकी बहू भी बन जाती, हमेशा उनके साथ रहती। दादाजी के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई थी। उन्हें अक्षत का फैसला पसंद आया था, तो दोनों के एक हो जाने से रिश्ते और भी मजबूत हो चुके थे। लेकिन अनन्या के तो तोते उड़ गए थे। रिश्ते वाली बात होने के बाद अनन्या ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। सबने बारी बारी जाकर उसे बुलाया, लेकिन वो कमरे से नहीं निकली। अक्षत देर से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को लॉन में इंतजार करते पाया। मम्मा, आप लॉन में बैठी हैं, मेरा इंतजार कर रही थी। वो मोहब्बत भरे अंदाज में कहता उनकी गोद में सिर रख कर लेट गया था। वो नरमी से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। खाना खाया तुमने? उनके अंदाज में ममता भी थी और फिक्र भी, जिसे महसूस करके वो दिलकशी से मुस्कुराया। डिनर कर चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ मेरा इंतजार में क्यों बैठी हैं? तो ज़रूर कोई परेशानी वाली बात है, बताइए क्या हुआ? वो उनका हाथ थामकर उठकर बैठा और उनकी तरफ घूम गया था। तुमने दादाजी से अनन्या के लिए बात की थी? उनके पूछने पर वो एकदम चौंक गया। उन्होंने कुछ कहा आपसे? वो भी अब एकदम से सीरियस हो गया था, जबकि उसकी माँ सारी बातें उसे बताती चली गई। शाम से ही अनन्या कमरा बंद किए बैठी है। हालांकि सब इस रिश्ते पर खुश थे, लेकिन उसके रिएक्शन ने सबको परेशान कर दिया है कि कहीं वो किसी और को तो पसंद नहीं करती। उसकी माँ अपना डर जाहिर करने लगी, तो अक्षत ने बीच में ही नरमी से टोक दिया, मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, वो किसी को पसंद नहीं करती, बस थोड़ी सी पागल है, और मैं उसे अच्छी तरह से हैंडल करना जानता हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं और हमारी शादी की तैयारियां शुरू करें। उसके यूं सुकून से कहने पर उसकी माँ भी मुस्कुराई थी। सच में तुम्हारे होते हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन उसे प्यार से समझाना और किसी तरह भी खाना भी खिला देना। उसने शाम से कुछ भी नहीं खाया है, वरना तो हर घंटे उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। माँ ने चिंता जताई। अक्षत ने प्यार से उनका हाथ थामकर कहा, आप बेफिक्र होकर सो जाएं, वो मुझसे शादी भी करेगी और खाना भी खाएगी। वो संतुष्ट होकर अपने कमरे की ओर चली गई। अक्षत के कदम अब किचन की ओर बढ़े थे। उसने खुफिया दराज से एक्स्ट्रा चाबी निकाली और अनन्या के लिए खाना भी निकाला। ताला खोलकर वो कमरे में दाखिल हुआ तो अनन्या वहां मौजूद नहीं थी, शायद बाथरूम में थी। खाना टेबल पर रखकर वो वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। 10 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाजा खुला तो वो भीगे चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुई। अक्षत को देखकर हल्की सी चीख निकली। आ आप मेरे कमरे में कैसे आए? वो पत्थर बनी पूछ रही थी, जबकि अक्षत ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा। वो लूज ट्राउजर और ढीली ढीली शर्ट में थी, जिसका गला काफी खुला था और एक कंधा साफ नजर आ रहा था। ये यकीनन उसका नाइट ड्रेस था। अक्षत ने सीरियस अंदाज में कहा, दुपट्टा लो पहले। उसने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर जल्दी से खुद पर लपेट लिया। आप क्यों आए हैं यहाँ? और मुझे ये खाना नहीं खाना, उसने जिद्दी अंदाज में कहा। हालांकि खाना देखकर उसकी भूख चमक उठी थी। अक्षत धीरे से मुस्कुराया, तुम्हारी पसंद की चिकन बिरयानी और साथ में पनीर टिक्का है, मीठे में आइसक्रीम भी है। ये सुनकर वो पैर पटकती धप से सोफे पर बैठ गई। बस यही पर मैं हार जाती हूँ, नाराजगी भरे अंदाज में बोली और फिर जल्दी जल्दी खाने लगी।
अक्षत ने आम से अंदाज में कहा, मैंने सोचा था शादी के बाद हम हनीमून पर कोरिया चलेंगे, लेकिन तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चला जाऊंगा। ये सुनकर अनन्या के कान खड़े हो गए। आपसे किसने कहा कि मैं शादी नहीं कर रही आपसे? मैं तो बस थोड़ा सा गुस्सा थी। कोरिया जाकर अपने फेवरेट एक्टर से मिलना उसका सपना था। वो कैसे छोड़ सकती थी, लेकिन गुस्सा भी शादी की बात पर ही हो। अक्षत ने नरमी से कहा, घर वाले हमारे रिश्ते पर कितने खुश हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से वो खुलकर खुश भी नहीं हो सकते। इसलिए तुम अच्छी तरह सोच लो। कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे पास पूरा 1 महीना है। अगर तब भी दिल ना माने तो शादी से इनकार कर देना, सिंपल। तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, मैं वादा करता हूँ। अक्षत के कहने पर वो एकदम से खुश हुई थी। आप बहुत अच्छे हैं अक्षत भाई। वो पल भर में शहद खाने में मगन हुई थी, जबकि वो सारे जहां का प्यार निगाहों में बसाए उसे देखे जा रहा था। सच में वो बहुत ही मासूम थी। पागल लड़की, इससे अच्छा इंसान तुम्हें और कहाँ मिलेगा। देखो किस तरह उन्होंने तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दी। सब नॉर्मल हो गए और किसी ने भी शादी के बारे में तुम पर कोई दबाव नहीं डाला। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह पर लेकर जाएंगे, तुम्हारे ड्रीम वर्ल्ड में। क्या कोई और तुम्हारे लिए ये सब करेगा? देखो, अक्षय से शादी के बहुत फायदे हैं, बल्कि फायदे ही फायदे हैं। तुम उसी घर में रहोगी जिस घर में तुम्हें ढेर सारा प्यार मिला है। जरा सोचो, अगर वो तुम्हारी शादी कहीं और कर दें, और वो लोग कैसे हैं तुम्हें पता क्या? और तुम्हारे मम्मी पापा का तो तुम्हें खुद ही पता होगा। भले खुद को कितना भी समझा लो, लेकिन ये तो तुम भी जानती होगी कि उनके साथ कोई हादसा हो चुका है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। रिया की बात पर अनन्या ने तड़प कर रिया की तरफ देखा था। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू बहने लगे थे, और फिर वो रिया के गले लगकर तड़प तड़प कर रोने लगी, जैसे आज उसके इस डर पर मोहर लग गई हो कि उसके पापा और उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। उसका दिल तो पहले ही इस बात की गवाही देता था। काफी देर बाद वो रोते रोते नॉर्मल हुई थी, और फिर वो दिन भी आ गया जब उसने अपनी शादी के लिए रजामंदी दे दी। इसके बाद सबको पहली बार बहुत खुशी हुई थी, और उन लोगों ने उसे प्यार से अपने साथ लगा लिया था। गायत्री जी के दिल में भी सुकून उतर गया था। अनन्या के माँ बाप की मौत की खबर तो उन्हें 6 महीने पहले ही लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने अनन्या का ख्याल रखते हुए उसे बताया नहीं था। और अब उन्हें सुकून था कि अनन्या हमेशा उनके साथ रहेगी। वो उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगी। उसकी शादी के लिए हाँ करते ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, और ठीक 2 हफ्ते बाद वो दुल्हन बनी। अक्षत के कमरे में उसके बेड पर बैठी अब बुरी तरह से परेशान हो रही थी। आप इतनी देर में क्यों आए हैं? मैं अभी चेंज करने ही वाली थी। इन सभी चीजों में मुझे उलझन हो रही है। अक्षत को कमरे में आता देख वो बेड से उठकर खड़ी हुई थी और जल्दबाजी में बोली, जबकि अक्षत उसका ये हसीन रूप देखकर जैसे बोलने के काबिल ही न रहा था। वो मासूम सी परी पर टूट कर रो पाया था। अक्षत बेखुदी में आगे बढ़ते हुए उसे खुद में कैद कर गया था, तो वो उसकी हरकत पर कानों तक लाल पड़ गई थी, और उसका दिल धक धक कर पागल हुए जा रहा था। पीछे हटिए, मुझसे सांस नहीं आ रही, वो घुटी घुटी आवाज में बोली, तो उसे आजाद करते उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में भर गया। तुम्हारी तो सांसें, लेकिन मेरी तो धड़कनें भी थम रही हैं। वो प्यार लुटाती नजरों से अनन्या को गहरी नजरों से देख रहा था, जबकि वो उसकी नजरों से बुरी तरह से परेशान हो रही थी। तुम्हें चेंज करना है ना? चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। शेरवानी उतारकर उसने सोफे पर उछाल दी और उसे ड्रेसिंग चेयर पर बिठा दिया, और उसके दुपट्टे की पिनें निकालने लगा था, जबकि वो अपनी चूड़ियां एक एक करके उतारती जा रही थी। तब तक उसने अनन्या को भारी दुपट्टे के बोझ से आज़ाद किया और उसकी चूड़ियां भी उतार चुकी थी। उसके बाद उसने अनन्या के गले से नेकलेस निकाला, तो उसकी उंगलियों के स्पर्श को महसूस करते वो बुरी तरह से उछल पड़ी थी। क्या हुआ? वो पल भर में ही अनजान बना था, जबकि बुना में सिर हिलाती अपने होंठ चबाने लगी थी। और जब अक्षत ने उसके भारी झुमके उतारे, तो उसके कानों की लौ को हल्के से सहला गया था। वो तड़प कर उसके करीब से उठकर एकदम दूर हुई थी। तुम ठीक हो? वो बनावटी चिंता करते हुए उसके करीब होने लगा था कि वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम में घुसकर धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर गई
और अपने शर्म से लाल पड़ते गालों को अपने हाथ रख गई थी, जबकि पीछे अक्षत के जोरदार ठहाके गूंज उठे थे। मेरे प्यार की तपिश अब अनन्या को भी महसूस होने लगी है, वो खुशगवार अंदाज में कहते हुए देर तक महकते फूलों की खुशबू को सांसों में भरता गया। लेकिन इन फूलों से ज्यादा अनन्या के वजूद से उठती खुशबू ने उसे दीवाना किया हुआ था। कुछ देर के इंतजार के बाद वो धुले हुए मुंह और साधारण कॉटन के सूट में बाहर आई थी, तो खुद को लापरवाह जाहिर करती हुई ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ने लगी और फिर वो भी अनजान बनते हुए चेंज करने चला गया। जिस वक्त वो फ्रेश होकर बाहर आया, वो बिस्तर में दुबक कर सोती बन गई थी। अनन्या सो गई क्या? उसने करीब आते उसे नर्म आवाज में पुकारा, लेकिन वो यूं ही खामोश पड़ी रही। ये इतनी जल्दी तो नहीं सो सकती। वो करीब होता जाकर उसका चेहरा देखने लगा। उसके होठों पर मुस्कान तैर रही थी। वो खतरे को भांपकर कबूतरे की तरह सख्ती से आंखें बंद किए बैठी थी। उसने भी अपनी जगह पर लेटे करवट बदल ली, क्योंकि वो अनन्या को थोड़ा सा टाइम देना चाहता था। वो उसके जज्बातों को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। वो उसे धीरे धीरे प्यार से अपनाना चाहता था। उसकी खामोशी महसूस करके अनन्या ने हल्की सी आंख खोली और फिर रिलैक्स होती खुद को ढीला छोड़कर सच में नींद की बाहों में उतर गई थी। वैसे भी एक हफ्ते से उसकी नींद ढंग से पूरी कहाँ हुई थी। सुबह के टाइम सोते हुए अनन्या ने करवट लेनी चाही, तो खुद को किसी की बाहों में महसूस किया और उसकी नींद भंग से उड़ी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अपनी जगह के बजाय अक्षत के करीब लेटा देख वो जैसे सदमे से दो चार हुई थी। अगर ये उठ गए तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। वो खुद को उसकी बाहों से निकालने के इरादे में थी, लेकिन अक्षत ने उसे कसकर खुद में समेट लिया, तो वो जोर जोर से रोने लगी। छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए। जबकि उसकी यूं हालत देखकर अक्षत हकारत में आया था और एकदम उठकर बैठा। वो सो नहीं रहा था, बल्कि सोने की अदाकारी कर रहा था। शायद तुम रोते हुए मेरी तरफ आ गई थी। खैर कोई बात नहीं। वो आम से अंदाज में कहता हुआ प्यार से उसके बाल संवारने लगा था, तो वो उसके इस कदर ख्याल रखने पर उसके चेहरे को देखती चली गई। सुबह हो चुकी है, इसलिए वो आंखों से कंबल हटाता उठ गया था। चलो मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम तब तक कमरा सेट कर लो। प्यार से उसका मुलायम गाल सहलाते हुए वो जाते जाते फिर से बैठा और मोहब्बत से उसके माथे को चूमकर उठकर चल दिया था, तो वो वहीं उसकी मोहब्बत भरी हिम्मत पर गुमसुम सी रह गई थी। उसे यूं अक्षत का प्यार से छूना बुरा नहीं लगा था। अक्षत के कहने पर वो कमरा सेट करके फ्री हुई थी। तब तक वो आ भी गया था। तुम भी तैयार हो जाओ, फिर हम साथ चलेंगे। एक बार फिर वो उसके करीब होता उसे खुद से लगाते पीछे हटा, तो वो सर हिलाती बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। जिस वक्त वो दोनों तैयार होकर नीचे पहुंचे, सब घर वाले उनके इंतजार में बैठे थे। गायत्री जी ने तो उसे खुद से लगाकर खूब प्यार किया था, जबकि बाकी सब भी उससे प्यार से मिले थे। खुद को यूं अहमियत देते देखकर वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। नाश्ते के बाद वो कितनी ही देर तक साथ बैठे रहे कि तभी अनन्या को फिर से नींद ने सताया था, तो सबकी शरारत भरी नजरों का मतलब न समझते वो कमरे में चली आई थी। थोड़ी देर बाद अक्षत भी कमरे में आया था। कमरे में क्यों चली आई? वो शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था। मुझे नींद आ रही थी, उबासी रोकते उसने तकिए पर सर डाला, जबकि वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ से एक मखमली केस निकालते उसकी तरफ आया, तो वो घबरा कर पीछे हटने लगी। रात मैंने तुम्हें मुंह दिखाई नहीं दी थी। ये कहने के साथ ही उसने खूबसूरत नेकलेस निकालकर उसकी गर्दन में पहना दिया। बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे कम। सरगोशी करते हुए वो उसने नरमी से उसके मखमली गाल छुए थे, तो अनन्या की सांसें तेज हो गई। मेरा छूना तुम्हें बुरा लगता है? वो थोड़ा सा और नजदीक हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अक्षत की पल पल बढ़ती हिम्मत पर उसकी जान निकल रही थी। बोलो, बोलती क्यों नहीं? वो उसके होठ पकड़कर जिद कर रहा था। मुझे नींद आ रही है। तेजी से बोलते वो जल्दी से करवट बदल गई, तो वो ठंडी सांस भरकर खुद भी वहीं लेट गया। रात का डिनर हम बाहर करेंगे, अभी तुम सो जाओ। वो उसके सर पर होठ रखता वो उसे अपनी बाहों में लेकर आंखें मूंद गया, जबकि अनन्या के पेट में तितलियां सी उड़ रही थीं। वो इस कदर करीब था कि नींद कम वक्त किसको आनी थी, लेकिन वो उसकी गलतफहमी थी। कुछ ही देर लेटी और फिर वो सो गई थी।
उसे गहरी सांस भरते देख अक्षत ने ठंडी आह भरते हुए उसे खुद में और भींच लिया था। पहलू में महबूब था और आसपास उसे बस सुकून ही सुकून महसूस हो रहा था। ब्लैक कलर की ड्रेस में उसके साथ शर्मा शर्मा कर वो बिल्कुल छुई मुई हो रही थी। अक्षत मल्होत्रा ने उसकी पसंद से खाने का ऑर्डर किया था। वो बड़े प्यार से हर चीज उसे खिला रहा था। एक अच्छा सा वक्त रेस्टोरेंट में गुजार कर वो बाहर गाड़ी की तरफ आए थे जब अनन्या ने अपने माथे पर हाथ मारा। मैं अपना बैग वहीं कुर्सी पर भूल आई हूँ। तो अक्षत ने उसकी इस लापरवाही से उसके गाल खींचे। तुम्हारी आदत नहीं जाने वाली। खैर, तुम 2 मिनट वेट करो, मैं अभी लाया। उसका गाल सहला कर प्यार से करते हुए वो वापस अंदर की तरफ बढ़ गया था तो वो उसके छूने के जादू में जकड़ सी चुकी थी। अनन्या, तुमने शादी कर ली? कार्तिक उसके सामने आकर गुस्से से बोला। तो अनन्या के माथे पर बल पड़ गए। आप ऐसे बात नहीं कर सकते। आप तो यूं नाराज हो रहे हैं जैसे मैंने आपसे कोई वादा किया था और अब मुकर गई हूँ। अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता था। जब से तुम्हारी शादी की खबर सुनी है मैं दिन रात सुलग रहा हूँ, बेबसी और तपिश के मिले जुले अंदाज में। उसने झपट कर अनन्या की कलाई दबोच ली। चलो मेरे साथ। आपका दिमाग खराब हो गया है, छोड़िए मेरा हाथ। वो गुस्से से चिल्लाई लेकिन वो और भी जोर से खींचने लगा। तभी अचानक अक्षत वहां आया और चील की तरह उस पर झपट पड़ा था। अगले ही पल उसने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। उसकी अच्छे से तबीयत साफ करने के बाद अक्षत ने अनन्या की ओर देखा जो गाड़ी से लगी कांप रही थी। वो उसे साथ लेकर गाड़ी में बैठा और उसे घर ले आया था। भगवान की कृपा थी बाहर कोई नहीं मिला। घर पहुंचकर उसने उसे बेड पर बिठाया और पानी लाकर दिया। उसने बड़ी मुश्किल से 2 घूंट भरे थे पर अब भी उसका पूरा वजूद डर से कांप रहा था। अक्षत ने धीरे से उसका चेहरा थामते हुए कहा, शांत हो जाओ अनन्या, अब वो इंसान कभी नहीं आएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो उसके चौड़े सीने में समाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मैं बहुत डर गई थी अक्षत। उसके होठों से अपना नाम सुनकर अक्षत ठिठक गया था। अक्षत, आप बहुत अच्छे हैं, उसने सिसकते हुए कहा। आप होते हैं तो मुझे किसी से डर नहीं लगता, बस आपके गुस्से से डर लगता है। उसकी मासूमियत भरी बातों ने अक्षत के दिल में हलचल मचा दी। वो बेताब होकर उसके नर्म होठों पर झुक गया और अपने अनमोल जज्बात उसमें उड़ेलने लगा था। अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे प्यार करने से मत रोको अनन्या। आज खुद को और बहकने से रोक नहीं सकता। उसकी आवाज़ जज्बातों से कांप रही थी। अनन्या की सांसें तेज हो गईं, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता। वो डर से भरे लहजे में बोली। अक्षत ने उसके कांपते हाथों को पकड़कर कहा, इसके लिए मैं हूं ना, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस सब कुछ मुझे करने दो। वो गहरी सांस लेते हुए उसकी गर्दन पर झुक गया। अनन्या घबराई, कुछ होगा तो नहीं? अक्षत ने मुस्कुराते हुए उसके कान में धीरे से कहा, कुछ नहीं होगा पगली, बस 9 महीने के बाद एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा हमारी गोद में जरूर होगा। उसकी शरारती मुस्कान पर अनन्या शर्म से लाल हो गई थी और कसमा कसा कर उसके सीने में छुप गई। जी नहीं, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। वो उसके सीने में चेहरा छुपाए धीरे से बोली थी। अक्षत ने उसे बाहों में भर लिया। जैसे मेरी जान का हुक्म, जब आप कहोगी तब हम बच्चा पिलान कर लेंगे। और अगले ही पल अनन्या का दिल धक से रह गया जब उसने अक्षत के हाथ अपनी पीठ पर सरकते हुए महसूस किए। उसकी सांसें थम गई थीं जबकि अक्षत के हाथ धीरे धीरे उसकी फ्रॉक की डोरियों को खोल रहे थे। वो उसे तकिए पर लाता हुआ उसके नर्म होठों पर झुक गया और एक हाथ उसकी नर्म धड़कनों पर रुक गया था। पहले तो अनन्या घबराई मगर फिर शर्मा कर अपना आप उसे सौंप दिया। उसके दिल पर अक्षत की मोहब्बत ने दस्तक दी थी और उसने पूरी मोहब्बत से अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल दिए थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी रोमांटिक कहानी के साथ।